हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांजलि बेबी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइंस को स्टार्ट करते हुए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैटर एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैटर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैटर होता क्या है। देखिए, जो मैटर का एक हिंदी वर्ड होता है पदार्थ या फिर धातु में। ठीक है। तो ये होता है आपका मैटर। जैसे कि जो भी चीजें आपने अपने आसपास देखी हैं जिनका खुद का एक मास है या जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर। तो पहली चीज जो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट अस, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये जितनी भी चीजें जो हमारे आसपास है इनको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट अस। सेकेंड जो आप प्रॉपर्टी मैटर की लिख सकते हैं कि मैटर इज दैट थिंग जिसका अपना खुद का एक मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ऐसी सारी चीजों को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने पंच तत्व के बारे में सुना है, जो फाइव बेसिक एलिमेंट हमारे एनवायरमेंट के हैं, जैसे कि एयर, वाटर, अर्थ या फिर लैंड, फायर एंड स्काई। ठीक है, ये सब आपने सुना है ना। हवा, वायु, जल। ठीक है। तो ये जो 5 हमारे एलिमेंट थे, ये बेसिक एलिमेंट्स आप बोल सकते हो कि ये मेटल है। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल पूछूं कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है, ये इनमें से कौन सी चीज मैटर है, तो पहला मैंने दे दिया वुड, सेकेंड मैंने दे दिया लव, देन दे दिया फीलिंग्स। ठीक है। देन दे दिया मैंने डस्ट। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर है आपकी। तो देखिए, यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वुड, ये तो आप एक स्पेस ऑक्युपाई करता है तो इट इज अ मैटर। डस्ट भी मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो लव और फीलिंग है ना, ये आपके मैटर में नहीं आते। ठीक है। तो एवरीथिंग सराउंड्स अस इज मैटर। ठीक है। तो मैटर की इतनी सी प्रॉपर्टी आपने सीख ली। अब देखिए, एक चीज जो हम मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो ये चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जो मैटर होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। मैटर जो आपकी चीज है वो किससे मिलके बनी है? इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमें दिखाई भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर की बात करें, ठीक है, आप अगर एयर की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपके बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें घूमते रहते हैं। ठीक है। इन पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। ठीक है। लेकिन इन्हीं पार्टिकल से मिलकर आपका एक स्मोक या डस्ट या फिर एयर बनता है। ठीक है। तो मैटर आपका किससे बना है? मैटर आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब इन पार्टिकल्स की अगर आप बात करें तो ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैटर है क्या एक्चुअली में। एक छोटा सा जो चीनी का दाना भी होता है उसके अंदर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। वन ड्रॉप, अगर वन ड्रॉप वाटर की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर आपका क्या बनता है? मैटर बनता है। अब देखिए, इन पार्टिकल्स की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि ये पार्टिकल्स कभी रेस्ट में नहीं रहते। ठीक है। अगर आप बोले कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे मैंने अभी बता दिया, ये पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं होते। ये ऑलवेज कैसे होते हैं? ये ऑलवेज मोशन में होते हैं। तो जो पार्टिकल्स जो आपके हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्थिर पोजीशन पे बैठे हो। जैसे अगर आप एयर की बात करें, ठीक है, जैसे आप एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स एक रेस्ट की पोजीशन पे नहीं होते। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि मैटर आपका किससे बना है, तो मैटर आपका मूविंग पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है। ये आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब देखिए, एक चीज और मेरे को आपको यहाँ पे बतानी है पार्टिकल से रिलेटेड, कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। ठीक है। ये वर्ड आप यहाँ पे सीख लीजिए कि व्हाट इज इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, उसकी बात करें आप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? जैसे मान लीजिए ये है आपका ईंट का एक टुकड़ा। ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल्स होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसको ही हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो एक चीज हमने अभी पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मैटर आपका पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स आपके बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं
एक चीज और आप यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि स्पेस आपका बड़ा है या छोटा है, ठीक है, वो चीजें आपकी स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल लिए, एक इसके बहुत पास पार्टिकल है, फिर भी इनके बीच में बहुत नैनोमीटर का एक स्पेस तो होगा, ठीक है। तो इंटरपार्टिकल स्पेस क्या है, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है, नेक्स्ट चीज हमें ये पढ़नी है कि जब आप किसी भी मैटर में, मैटर हमने पढ़ा ना कि पार्टिकल से मिलकर बना है। अब देखिए, जब आप किसी भी मैटर को या पार्टिकल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं। हीट का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, ये एक वाटर है, ठीक है, ये वाटर है किसी कंटेनर में, और इसमें छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आपने क्या किया, आपने नीचे से हीट लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे, ऊपर नीचे एक ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर, ठीक है। पानी आपने उबलता हुआ देखा, उसमें छोटे छोटे बबल्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो बबल्स है, इसका मतलब वो पार्टिकल्स जो है ना आपके, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। और इस मूवमेंट की बढ़ने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन कभी कभी छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने पढ़नी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या फिर पार्टिकल्स का जो मोशन है या फिर उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, जो उनका जो हिलना है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, एक चीज और आपको यहाँ पे पढ़नी है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, मैंने क्या बोला, अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि मैटर जो है ना आपके पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब एक चीज आप सोचिए कि अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए एक दूसरे को इधर उधर दूर फेंक रहे हैं, तो क्या कभी भी मैटर एक जगह पे इकट्ठा होकर बन पाएगा। देखो, मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को होल्ड करके ही तो रखे होंगे, तभी तो ये एक जगह पे अपनी पोजीशन पे स्थिर है, फिक्स है। क्यों है फिक्स ये, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि पार्टिकल्स आपके कैसे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट, ये पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या पार्टिकल्स रेस्ट पे हो सकते हैं, तो नहीं, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स हमेशा कैसे होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल होता है उसका मूवमेंट या फिर उसका मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उनका मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आपने क्या क्या पढ़ा कि मैटर आपका किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। सो इट्स अबाउट मैटर। अब हमें जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है कि मैटर किस किस स्टेट में हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मैटर किस किस स्टेट में हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर की बात करो तो आइस भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वाटर भी एग्जिस्ट करता है। एंड वहीं पे बात करो तो स्टीम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ना, पानी की ही तीन फॉर्म है, तो इन तीन फॉर्म्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें वो स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए, जो कायदे में तो आपने जो छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा है वो तीन स्टेट्स पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पे आपको पांच स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। पांच स्टेट कौन कौन सी है, पहली है आपकी सॉलिड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड, थर्ड state is gas, then plasma, and fifth and last state is DEC, both and state condensate। ये हम पढ़ेंगे पांच states of matter कि कौन कौन सी states होती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सॉलिड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड आपको पता ही चल गया कि कोई भी पथरीली चीज, ठीक है। सॉलिड से आपको पत्थर याद आ जाना चाहिए,
ठीक है। तो सॉलिड के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि इनका अपना एक डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है। जैसे लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता रहता है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन अगर आप एक सॉलिड की बात करें तो इसका अपना एक शेप है। ठीक है। अगर सॉलिड रेक्टेंगुलर है, मे बी ऐसा हो, ठीक है, तो इसका अपना एक शेप है। ऐसा नहीं है कि जब आप इसे डिफरेंट कंटेनर्स में डालेंगे तो ये अपना शेप चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो सॉलिड का क्या है? अपना एक शेप होता है। इसकी अपनी एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? एक बाउंड्री होती है। ठीक है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्री एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका अपना एक वॉल्यूम होता है। कैसे? देखिए, बात करते हैं किसी छोटे से क्यूब की, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पत्थर की बात करते हैं। तो अगर आप इस पत्थर को अलग अलग कंटेनर्स में डाल के देखिए, जैसे कि एक कंटेनर है आपका ये, और वहीं पे एक कंटेनर है आपका फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, ये आपका थोड़ा लंबा है, ये चौड़ा ज्यादा है। अब आप इस पत्थर को यहाँ पे डालिए। ठीक है, इस पत्थर को आपने यहाँ पे डाला, फिर भी इसी शेप में रहेगा और इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। और इस पत्थर को आप यहाँ पे डालिए, फिर भी इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आपने क्या पढ़ा कि इनका अपना एक खुद का शेप होता है, इनकी अपनी एक बाउंड्री होती है और ये फिक्स्ड होते हैं। इनकी वॉल्यूम कैसी होती है? फिक्स होती है। ठीक है। सॉलिड के बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड के बारे में कि आप इनको दबा नहीं सकते। ठीक है। कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस कंप्रेस की क्वालिटी इनमें नहीं होती। मीन नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इनको दबा नहीं सकते क्योंकि इनकी अपनी एक शेप है। अगर आप इन्हें दबा सकते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोम की बात करें, तो आप रुई की बात करें, स्प्रिंग की बात करें, तो जब आप इनको दबाते हैं तो ये अपने नॉर्मल साइज और शेप से चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, आप इनको दबा नहीं सकते। सेकेंड चीज ये है कि आप इनको, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते भले ही ये टूट क्यों ना जाए। ठीक है। अगर आप इनकी शेप चेंज करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, मीन्स आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं अगर, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, एक्सेसिव फोर्स लगा देते हैं कि मैं इसको बेंड करके रहूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये अपनी शेप तो चेंज नहीं करेगा, ये क्या होगा? ये टूट जाएगा। ये क्या होगा? ये टूट जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता। रिजिड क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है। तो इतनी चीजें आपने सॉलिड के बारे में पढ़ी हैं कि सॉलिड का अपना खुद का एक शेप होता है, सॉलिड की बाउंड्री होती है, उसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनको हम दबा नहीं सकते और अगर हमने बहुत कोशिश की दबाने की तो ये टूट जाएंगे। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने किसके बारे में पढ़ी? सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट वहीं पे हम लिक्विड ले लेते हैं और साथ साथ में हम गैस भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो देखिए, लिक्विड की अगर आप बात करें तो लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है। नॉट फिक्स्ड शेप, शेप इनका फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर आप गैस की बात करें तो इनका भी जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। नॉट फिक्स्ड शेप। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप लिक्विड की बात करते हैं, जैसे कि एक चीज और लिख लेते हैं कि लिक्विड का जो आपका वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट या फिर फिक्स वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आप गैस की बात करें तो इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए कैसे? यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सेम बात करते हैं कि एक बर्तन ये है और एक बर्तन आपका ये। ठीक है। अब क्या किया आपने? 1 लीटर वाटर लिया और आपने इसमें डाला। ठीक है, इसमें डाला। और वहीं पे 1 लीटर वाटर लिया आपने, यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो सेम है। यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है। मीन्स वॉल्यूम तो इसका फिक्स होता है। लेकिन इसका जो साइज है वो चेंज हो जाता है पतीले के आकार के हिसाब से। ठीक है। और वहीं पे अगर आप गैस की बात करें तो ना ही शेप आपका फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम। और वहीं पे हमने स्टोन में क्या पढ़ा था? हमने स्टोन में पढ़ा था, सॉरी, हमने सॉलिड में ये पढ़ा था कि उनका शेप भी फिक्स होता है, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। ठीक है। लिक्विड के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं? लिक्विड के बारे में ये पढ़ेंगे कि इनका जो लिक्विड होते हैं ये कैसा होते हैं? ये फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? ये फ्लो करते हैं। इसलिए लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है। लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। ये फ्लो क्यों करते हैं?
क्योंकि जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। देखिए, सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में आपका देखिए सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है। और वहीं पे अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ी सी डिस्टेंस पे होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गैस, तो गैस में क्या होते हैं? पार्टिकल्स एकदम फ्रीली कहीं पे भी मूव करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉलिड की आपने बात की तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें कैसा हुआ? स्पेस इसमें कैसा हुआ? लीस्ट। लीस्ट मतलब बहुत ही छोटा। लिक्विड की बात करें तो स्पेस कैसा हुआ? स्पेस सॉलिड से तो ज्यादा होगा, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, लेस देन लेस देन लिक्विड, लेस देन गैस। ठीक है। और वहीं पे अगर आप गैस की बात करें तो बिल्कुल फ्री। स्पेस कैसा होता है? सबसे ज्यादा, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट, बहुत ज्यादा स्पेस इसमें होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक बात बताइए, कोई चीज अगर आपके पास है तो आप उसको कस के पकड़ सकते हैं या फिर आपसे दूर है तो आप उसको कस के पकड़ सकते हैं? तो देखिए, जो चीज जितनी ज्यादा पास है वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे को दिए होंगे, तभी तो पास है। ठीक है। इस पार्टिकल ने इसको इतनी कस के खींचा होगा कि ये इसके पास में है, इस पार्टिकल ने दूसरे को इतना कस के खींचा होगा कि वो उसके पास चला गया। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कम स्पेस होगा। ठीक है। तो अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें अट्रैक्शन कैसा होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मीन्स जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो कैसा होता है? मोस्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है। और गैस में कैसा होता है अट्रैक्शन? बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है। अट्रैक्शन कैसा होता है? जीरो। तभी तो देखिए ना, ये कहीं पे भी उड़ रहे हैं, इसको कोई पकड़े ही नहीं बैठा है तो ये कहीं पे भी उड़ रहे हैं। ठीक है। लिक्विड में क्या है? अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ ली। इसलिए मैंने बोला है कि लिक्विड्स आपके क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, क्योंकि जो इनका अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मीन से थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, बहुत कम कम एक दूसरे को पकड़े होते हैं, तो इसलिए ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए, गैस की अगर बात करें तो गैस तो वैसे भी रैंडमली कितने भी हिसाब से क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, उड़ सकती है। ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ठीक है। अब हमें कुछ चीजें जो देखनी है अलग से, वो ये है कि एक प्रोसेस होती है आपकी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये प्रोसेस क्या है इसको समझिए। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब घुलना। क्या? घुलना, मीन्स एकदम घुल जाना। जैसे कि आप जो पानी में जब आप शुगर मिलाते हैं तो इसको एकदम ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, तो क्या होता है कि एक शरबत बन जाता है, मीन्स जो चीनी है इसमें पूरी तरीके से घुल जाती है। ठीक है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके, अब देखो मैं साइंस के हिसाब से आपकी डेफिनेशन बताती हूँ कि डिफ्यूजन क्या है, जब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, पार्टिकल्स जब आपके मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अगर आप बात सॉलिड की करें, अगर आप बात सॉलिड की करें तो एक बात बताइए, एक कंटेनर में आपने लाल कलर के पत्थर डाले, ठीक है, एक कंटेनर में आपने व्हाइट कलर के पत्थर डाले और एक में आपने लाल कलर के पत्थर डाले और इन्हें आपने मिक्स किया, तो क्या ये डिफ्यूज हो पाए? ऐसा है क्या कि लाल और पीला मिलके पिंक कलर आपको दे दे, ठीक है, कोई दूसरा कलर आपको दे दे और आप पहचान ही ना पाए कि कौन सा लाल है कौन सा पीला? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। तो जो सॉलिड होती है इसमें जो डिफ्यूजन होता है, इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे क्या होता है? कम, होता ही नहीं। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती। लेकिन वहीं पे आप लिक्विड की बात कर लें या फिर गैस की बात कर लें, ठीक है, लिक्विड की बात कर लें या फिर गैस की बात कर लें, तो लिक्विड में डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मिल्क में आपने क्या मिला दिया? मिल्क में आपने वाटर मिला दिया। ठीक है। मिल्क में आपने शुगर मिला दी। ठीक है, मिल्क में आपने शुगर मिला दी। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है। ठीक है। और वहीं पे गैस की बात करें, देखिए गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, गैसेस होती है, लेकिन आप अपने आसपास देखिए कि आप पहचान पा रहे हैं कि वो देखिए वो वाली डस्ट उड़ रही है, वो देखिए वो वाली डस्ट उड़ रही है। ठीक है।
तो आप इनके बीच में नहीं पहचान सकते। तो गैस तो बहुत ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाती है। गैस क्या होता है, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको किसमें-किसमें देखने को मिलती है? एक तो मिलती है लिक्विड में और गैस में। गैस में सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो अभी तक जो-जो हमने पढ़ा, मैं आपको यहाँ पे छोटी-सी चीज़ लिख देती हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ हमने पढ़ी स्पेस के बारे में, ठीक है? स्पेस की अगर आप बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है? अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखिए अट्रैक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर लिक्विड में होगा एंड देन गैस में होगा, ठीक है? अब बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी मतलब फ्लेक्सिबल ना होना, फ्लेक्सिबल ना होना। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड है, देन लिक्विड और फिर गैस, ठीक है? एक हमने फिनोमेना पढ़ा है कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब दबाना। तो देखिए सॉलिड को आप बहुत मुश्किल से दबा सकते हैं, इसलिए गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, फिर लिक्विड एंड देन आपका सॉलिड, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारी डिफ्यूज़न। क्या है? डिफ्यूज़न की बात करते हैं। तो डिफ्यूज़न किसमें सबसे ज़्यादा था? गैस में सबसे ज़्यादा था, फिर लिक्विड में था, फिर आपका सॉलिड में था, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे फिनोमेना हैं जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। आई होप सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपका यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर हो गया, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट चौथा स्टेट है वो क्या है? वो है हमारा प्लाज़्मा। क्या है? प्लाज़्मा। देखिए प्लाज़्मा ये जो चौथा और 5वां स्टेट है ना, ये आपको बाद में पता लगेंगे। पहले सिर्फ 3 स्टेट हमें हमारे हिसाब से थे, ठीक है? प्लाज़्मा ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। प्लाज़्मा देखिए प्लाज़्मा क्या है? प्लाज़्मा एक मैटर है, ठीक है? और मैटर क्या होता है? पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, ठीक है? जिनके पार्टिकल्स बहुत जिनमें बहुत एनर्जी होती है, जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? ऐसे पार्टिकल से मिलने वाले जो मैटर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लाज़्मा, ठीक है? अब देखिए, ये जो प्लाज़्मा होते हैं, इसके पार्टिकल्स की एक और कंडीशन है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज़्ड गैसेस, आयनाइज़्ड आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है? जो गैसेस होती है ना हमारी, जब वो आयनाइज हो जाती हैं, तो ऐसे पार्टिकल से मिलके जो मैटर बनता है, वो क्या होता है? आपका प्लाज़्मा, ठीक है? अब देखिए, प्लाज़्मा की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं आपकी। प्लाज़्मा की वजह से क्या होता है? प्लाज़्मा की वजह से आपको लाइट देखने को मिलती है, मीन्स एक ग्लो देखने को मिलता है। प्लाज़्मा की वजह से क्या होता है? एक ग्लो देखने को आपको मिलता है। जैसे कि बात कर लेते हैं सन की, ठीक है? तो सन के अंदर क्या होता है? सन के अंदर आपका प्लाज़्मा पाया जाता है, इसलिए तो सन होता है आपका ग्लोबल, ठीक है? बात कर लेते हैं स्टार्स की। सन और स्टार्स में क्या होता है? प्लाज़्मा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? और प्लाज़्मा बनता कहाँ पे है? तो वो भी आपका स्टार्स और सन में ही बनता है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल और है आपका प्लाज़्मा का, जैसे कि जो आपने नियॉन साइन के बल्ब देखे हैं, ठीक है? नियॉन के जो आपने बल्ब देखे हैं, ये किस नियॉन गैस से मिलके बनाया जाता है, ठीक है? और वहीं पे हीलियम गैस से आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाए जाते हैं, ठीक है? फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है? इन सब ये सब ग्लो किस वजह से करते हैं? ये सब ग्लो प्लाज़्मा की वजह से ही करते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के अपने प्लाज़्मा के बारे में आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज़्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? और ये जो प्लाज़्मा होता है, इसकी वजह से ही जो आपका वो मैटर है, वो क्या करता है? वो ग्लो करता है। डिपेंड करता है कौन-सी गैस है, उस गैस की वजह से आपका किस कलर का ग्लो आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है उस गैस पे। जैसे नियॉन गैस है, हीलियम गैस है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा ग्लो करेगा, ठीक है? प्लाज़्मा आपका ग्लो किस हिसाब से करेगा, ठीक है? अब देखिए जो 5th स्टेट है आपकी, वो किसकी वो क्या है? वो है आपकी बीईसी, दैट इज़ बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट। देखिए, बोस आइंस्टीन क्यों लिखा गया? क्योंकि जो सत्येंद्रनाथ बोस हैं, इनने इसका खोज स्टार्ट किया था और आइंस्टीन ने इस पे एक थ्योरी लिखी थी, ठीक है? कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन करना मीन्स टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देना, टेम्परेचर को कम कर देना, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, ठीक है? तब क्या होता है? कंडेंसेशन होती है एक प्रोसेस, ठीक है? अब देखिए
बीईसी कौन सी स्टेट है, हमें ये देखना है। प्लाज्मा अब तक हमने कवर अप कर लिया। बीईसी देखते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब आप गैस होती है, गैस को आप बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, कंडेंसेट कर देते हैं। अब मैं फिर से बताती हूँ, गैस को क्या करना है, कूल करना है, गैस को आपको ठंडा करना है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तब क्या होता है, आपका बीईसी स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, और बहुत ही कम डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि जब मैं गैस को कंडेंस करूंगा तो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा जब आप गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे। भाप से क्या, भाप को जब आप ठंडा करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, क्या कि एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, ये जो आपकी यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, इसकी वजह से जो एक नया स्टेट बनता है वो होता है आपका बीईसी। मेन चीज जो आपको याद रखने वाली है वो यही है कि एट वेरी लो टेम्परेचर आपको एक गैस को सडनली कूल कर देना होता है। ठीक है, इंस्टेंटली आप उसको कूल करते हैं तो जो वो स्टेट बन के आती है वो क्या होती है, आपकी बीईसी। ठीक है, तो ये 5 स्टेट आपने यहाँ पे कवर अप कर ली, तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपका यहाँ पे खत्म होता है। 5 स्टेट्स आपने देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ठीक, होप आपको समझ में आ गया। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव हिसाब से आपके साइंस में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन क्या बात हो रही है कि जो आपका जो स्टेट है मैटर का, वो चेंज भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी सॉलिड से लिक्विड होगा। ठीक है, कभी लिक्विड से सॉलिड हो सकता है वहीं पे। ठीक है, कभी ये सॉलिड से गैस हो जाएगा। ठीक है, कभी ये गैस से सॉलिड हो जाएगा, और वहीं पे कभी ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और कभी ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्जन को हमको समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, जैसे कि जब सॉलिड से लिक्विड होता है मीन्स क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बदलना मीन्स मेल्टिंग, मेल्टिंग। और इसका जो डेफिनेशन है, उसकी प्रोसेस है, उसका नाम क्या हम लोग कह सकते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन करना या फिर मेल्ट करना। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, वहीं पे उल्टी बात कर लेते हैं कि लिक्विड से सॉलिड में जब हम चेंज करते हैं, किससे, लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मीन्स हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सॉलिड को गैस में चेंज करना इज सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन। ठीक है, और वहीं पे गैस को सॉलिड में चेंज करने को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे सब्लिमेशन की जगह क्या वर्ड यूज किया जाता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन। ठीक है, तो गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन एंड सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। अब लिक्विड टू गैस देख लेते हैं। मीन लिक्विड को आपको किसमें करना है, गैस में करना है। इट मीन वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन वेपर्स के फॉर्म में करना है। और जब आप गैस को लिक्विड में करते हैं, इस कंडेंसेशन, ये तो मैंने अभी पढ़ा है कि कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, इस कंडेंसेशन, तो ये चीजें आपको याद होगी कि फ्यूजन क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कन्वर्जन आपका होता कैसे है। क्या चीजें हैं जो कन्वर्ट करने में काम आ सकती हैं। एक टेम्परेचर कंडीशन होती है, एक प्रेशर कंडीशन होती है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट आपकी कैसे चेंज हो सकती है। टेम्परेचर चेंज करने से स्टेज में कैसा फर्क आ सकता है। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि देखिए होता क्या है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपने हीट और ज्यादा देना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब वाइब्रेशंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है और आपके वाइब्रेशंस इंक्रीज होना स्टार्ट। और मूवमेंट जब इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं। मीन्स जो इनका जो होल्डिंग नेचर है, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं, ये एक दूसरे को पकड़े बैठे। अब क्या किया, मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया। अब क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से
वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है। एक समय क्या होगा कि ये वाइब्रेट करते करते अपनी पोजीशन छोड़ देगा और ये वाइब्रेट करते करते अपनी पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनका अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, इसका मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो मेन चीज तो मैं टेम्परेचर के बारे में ये सीखी थी। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि जो आपका सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड है आपका, जैसे कि आपने एक कंटेनर में आइस को लिया, एक कंटेनर में क्या किया, ये क्या है, लिक्विड आइस। ठीक है, और आपने नीचे हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, हीट देना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, ये आइस पहले तो धीरे धीरे मेल्ट हो। ठीक है, पहले एक टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे 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 करेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपका टेम्परेचर का जहां पे ये आइस आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी मेल्ट नहीं होगी, जस्ट स्टार्ट हो जाएगी मेल्ट होना। ठीक है, जस्ट स्टार्ट हो जाएगी मेल्ट होना। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट, वो पॉइंट टेम्परेचर का जिसमें जो आपका सॉलिड होता है जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट। ठीक है, वो आपका जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लिख लेते हैं, ये सारी चीजें लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, सारी चीजें टेम्परेचर में ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। सॉलिड क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, ये होता है 273.15 केल्विन, समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स जो आपका आइस होता है, जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे, मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस स्टार्ट होती है मेल्ट हो। ठीक है, आइस क्या होती है, स्टार्ट होता है मेल्ट हो। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है, मीन्स जो प्रोसेस होती है जिसमें आपकी आइस मेल्ट हो रही होती है वाटर में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। ये हमने अभी पढ़ा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया एंड फ्यूजन पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए जब एक सॉलिड आपका मेल्ट होता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये आपका कंटेनर है। ठीक है, इसमें आप क्या डालिए, आइस क्यूब डालिए, और अब ये आइस क्यूब आपका क्या हो चुका है, पूरा मेल्ट हो चुका है, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। और आप हीट कर रहे थे, और आप इसको भी हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये पूरा आइस आपका मेल्ट हो जाता है, तो ये जो पानी होता है, क्या ये पानी आपको हीट फील्ड होता है, ये हॉट होता है, ये पानी आपका गर्म नहीं होता, क्यों, जैसे जो आपकी आइस है ये भी कूलिंग नेचर की दिखा रही है। ठीक है, आइस भी आपकी कूलिंग नेचर की, और ये वाटर भी आपका यहाँ पे इस वक्त कूल ही होता है। ये किस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, ये उस वक्त की बात कर रही हूँ जब ये पूरा आपका आइस पूरा वाटर में मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों देखा गया है कि जब इसको हम लोग हीट दे रहे हैं उसके बावजूद ये पानी आपका गर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है आपका बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। इसलिए होता है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट देख लेते हैं कि लेटेंट हीट क्या है, बस ये चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए लेटेंट का मतलब होता है आपका कि कोई चीज हिडन होनी। ठीक है, लेटेंट जो वर्ड है ना, इसका मतलब भी होता है हिडन। ठीक है, तो लेटेंट हीट लेटेंट हीट आपकी वो हीट होती है जो उस वक्त एब्जॉर्ब हो गई होती है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय सॉलिड बिकॉज ऑफ विच इट चेंज इनटू लिक्विड, बिकॉज ऑफ विच इट मेल्ट। ठीक है, ठीक है, होता क्या है, जैसे कि ये जो कंटेनर है इसमें आपका आइस है और आपने हीट दिया, तो ये जो आइस है इस हीट का क्या कर लेगा, यूज कर, इस हीट का यूज कर लेगा। ठीक है, और इस हीट का जब ये यूज कर लेता है, इट मीन्स ये जो हीट है ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हीट आपकी यहाँ पे बचती ही नहीं है, और हीट एब्जॉर्ब होकर क्या बना देता है, ये वाटर बना देता है। ठीक है, ये वाटर बना देता है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो है आपका पानी गर्म नहीं होता, और ये जो हीट होती है यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट आपको समझ में आई। लेटेंट हीट वो हीट होती है
जो आपका जो सॉलिड पार्टिकल है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो यूज कर लेता है पूरी तरीके से। और जब हीट पूरी तरीके से यूज हो गई, इसका मतलब हीट यहाँ पे बची ही नहीं, मीन्स पानी में इस वक्त हीट कितनी है, हीट 0 है। और अगर हीट नहीं है तो पानी आपका नॉर्मल नहीं फील होगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों लिखा, फ्यूजन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो रही है सॉलिड टू लिक्विड की, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड की। तो लेटेंट हीट का आपने डेफिनेशन देखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिक्वायर्ड होती है, मीन्स कितनी हीट को आपको जरूरत पड़ती है ताकि आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर, ठीक है, 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर। तो लेटेंट हीट का फिनोमेना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज होने पे हमने 3 चीजें पढ़ी है। पहली चीज हमने पढ़ी है मेल्टिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा है फ्यूजन नाम का प्रोसेस, और फिर हमने पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को ही इंक्रीज करने पे, जैसे कि आपने क्या किया, आइस आइस की आपकी इसको हीट किया। अब ये जो आइस है आपकी वाटर बन गई, और आप हीटिंग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये जो आपका वाटर है ये किसमें आएगा, ये स्टीम के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये जो वाटर है आपका ये स्टीम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से आपका गैस करना, ये सब क्यों हो रहा है, ये आपका टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ही तो हो रहा है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर की बात जहाँ पे आपका जो आइस है वो जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट हुआ, इस टेम्परेचर को आपने क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स मेल्ट होना स्टार्ट किया। अब हम बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर की, उस पॉइंट की जहां पे जो आपका लिक्विड है जस्ट स्टार्ट टू बॉयल, ठीक है, जस्ट स्टार्ट टू बॉयल। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। सेम है जैसा हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, ऐसे ही हमने क्या पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड से गैस में करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और सॉलिड टू लिक्विड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड की प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो चीजें हमने समझ ली, तो यहाँ पे हम इनको जल्दी से समझ लेंगे, ठीक है। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे आपका लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू बॉयल होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स वाटर आपका जस्ट स्टार्ट टू वेपोराइज कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मीन 373 केल्विन, ठीक है। सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे बदलते हैं, सेल्सियस को आप केल्विन में बदलते हैं, उसमें 273 का प्लस कर देते हैं, ठीक है, 273 का प्लस कर देते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। आइस कब स्टार्ट हुई मेल्ट होना, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन भी याद रखिए और डिग्री सेल्सियस का भी याद रखिए, ठीक है। अब एक चीज जो हमें और यहाँ पे पढ़नी है वो ये पढ़नी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कहाँ पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने यहाँ पे पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो लेटेंट हीट आपकी होगी, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। देखिए, ये जो आपका लिक्विड ये जो आपका लिक्विड है अब ये पूरा मेल्ट हो चुका है, इसमें आपने हीट दिया, तो अब क्या होती है, ये जो स्टीम आपकी यहाँ पे राइज हो रही है, ठीक है, ये पानी उबल रहा है, भाप आपकी निकल रही है, ठीक है। तो ये जो भाप होती है आपकी, इसका मतलब ये हीट, ये गर्म होती है, ये कैसी होती है, ये गर्म होती है, ठीक है। हीट आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, निकल रही है भाप। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होती है, ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। फ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था, फ्यूजन में हमने पढ़ा था 1 kg ऑफ सॉलिड, क्योंकि वहां पे सॉलिड टू लिक्विड होता था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वाटर टू गैस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कितनी हीट हमें जरूरत होगी कि हम 1 लीटर पानी को, 1 लीटर वाटर को हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। एक चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा है, क्या पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, वाटर के पार्टिकल्स में ज्यादा होगी
ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स में ज्यादा होगी या फिर आइस के पार्टिकल्स में ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट एक बात हमें पढ़नी है कि हीट एनर्जी किस में ज्यादा होगी, हीट एनर्जी किस में ज्यादा होगी, स्टीम में ज्यादा होगी या फिर वाटर में ज्यादा होगी। तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, वाटर में यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे स्टीम। ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका पानी, जो आपका बर्फ होता है, दिस इज योर आइस, ठीक है, जो आपकी बर्फ होती है वो कम ठंडी होती है एज कंपेयर टू जो पानी आपका जस्ट जस्ट बर्फ बनने वाला हो, ठीक है, जो पानी आपका जस्ट बर्फ बनने वाला हो, ठीक है, ये ज्यादा आपको कोल्ड फील होगा, ठीक है, ये ज्यादा आपको कोल्ड फील होगा। वहीं आप स्टीम की बात करो तो खौलता हुआ पानी आपका कम, लेस हॉट होता है एज कंपेयर टू जो आपकी स्टीम मीन्स जो भाप होती है वो आपकी ज्यादा हॉट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, जब आपने इसको हीट दिया था तो ये हीट क्या हो गई थी, एब्सॉर्ब हो गई थी, ये हीट क्या हो गई थी, एब्सॉर्ब हो गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे हीट आइस ने एब्सॉर्ब की, आइस क्या करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो पानी होगा हीट क्योंकि एब्सॉर्ब होगी तो ये कोल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप हीट दे रहे हैं तो जो आपकी लेटेंट हीट होती है वो एब्सॉर्ब ना होके वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, मीन्स ये जो हीट होती है ये आपकी एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाती है, क्या होती है, एक्स्ट्रा हीट आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो स्टीम होता है वो ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। अब जैसे कि स्टीम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि जो स्टीम होती है आपकी वो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट को भी एब्सॉर्ब करती है, स्टीम क्या करती है, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट को एब्सॉर्ब करती है। तो ये चीज आप बस याद रखिए कि जो वाटर होते हैं उनके पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू आइस, और यहाँ पे स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ऐसे आप टेम्परेचर जब आप कम करेंगे, जब टेम्परेचर आप कम करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से आप मैटर के स्टेट को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फिनोमिना आपका लास्ट फिनोमिना है वो क्या है, वो है आपका प्रेशर का, कि प्रेशर से आपकी चीजों में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब एक तरीके से प्रेशराइज करना, फोर्स देना, मीन्स कंप्रेस करना, मीन्स थोड़ा सा दबाना, इसको कंप्रेस करना। तो देखिए ये फेनोमेना पहले हम सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करिए यहाँ पे लिक्विड की या फिर गैस की बात कर लेते हैं, ठीक है। गैस में क्या है, ये पार्टिकल्स आपके देखिए उड़ रहे हैं, कहीं भी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको ऊपर से और नीचे से क्या किया, दबाने की कोशिश की, ठीक है, दबाने की कोशिश की। तो अब क्या होता है, ये जो आपका जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से पास आ जाते हैं, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, अब एक दूसरे के पास में आ गए, ठीक है। अभी तो बहुत दूर दूर उड़ रहे थे, ठीक है। अब आपने इसको और दबाया तो अब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे ना आपके वो एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, और पास आ जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इनको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर से आपने क्या देखा, प्रेशर से आपने देखा कि जब आप प्रेशर देते हैं, जब आप किसी चीज में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो इनका स्पेस हो रहा है, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, उनका जो अट्रैक्शन है, अब ये पास पास आ गए हैं, ठीक है, अब ये पास पास आ गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन क्या होता है, मोर होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, वो स्पेस लेस होने लगता है। और जब अट्रैक्शन आपका बढ़ने लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपका बढ़ने लग गया, मीन ये कैसे में, ये कैसे में चेंज हो रहा है, आपकी इसकी स्टेट जो है ना वो क्या होती रहेगी, चेंज हो जाएगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बहुत सारी चीजें हो रही रहेंगी, पार्टिकल्स मूव करना कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे होती है मैं आपको समझाती हूँ, ये फिनोमेना आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए होता क्या है कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं, जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो गैस को कंप्रेस करने पे, गैस को कंप्रेस करने पे और टेम्परेचर को कम करने पे एंड टेम्परेचर को कम करने पे आपका जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर गैस उड़ रही है, ठीक है, आपने इसको कंप्रेस किया, जब आपने इसको कंप्रेस किया तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। और जब आपने इसे और कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स क्या हुआ, क्लोजली टुगेदर, ठीक है। तो ये क्लोजली टुगेदर वाला प्रॉपर्टी किसका था, सॉलिड का। दूर दूर का प्रॉपर्टी किसका था, लिक्विड का। और जब एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं वो किसका था, गैस का। जब आपने गैस को कंप्रेस किया तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए, एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल और दे देती हूँ, ये एग्जांपल आपको और याद रखना है। एग्जांपल है आपका सॉलिड CO2 का। सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस का मतलब क्या है? देखिए, आइस में क्या होता है? आइस में जब आइस आपकी मेल्ट होती है तो वाटर में चेंज होती है ना। ड्राई का मतलब क्या है कि इसमें पानी ही नहीं है, ठीक है? तो जब आप सॉलिड CO2 को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब आप सॉलिड CO2 को कंप्रेस करते हैं, मीन्स जब आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तभी तो कंप्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप इसका प्रेशर थोड़ा सा भी डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपका सॉलिड CO2 है, ये डायरेक्टली आपका गैस में बन जाता है। किसमें बन जाता है? गैस। तो प्रेशर डिक्रीज क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं सॉलिड टू गैस में चेंज कर रही हूँ, ठीक है? और जब आप इस गैस से सॉलिड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। फिर से बताती हूँ। देखिए, जब आप सॉलिड टू जब आप सॉलिड टू गैस डायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्टली जा रहे हैं और गैस टू सॉलिड आ रहे हैं, तो देखिए गैस के पार्टिकल खुले घूम रहे होंगे, तो आपको इन्हें पास लाना है। पास लाने के लिए क्या करेंगे? आप प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? और सॉलिड के पार्टिकल्स को आपको क्या करना है? फ्री करना है। तो क्या कर देंगे? आप प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? सॉलिड से गैस मीन्स आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, और प्रेशर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है? सॉलिड टू गैस कुछ एग्जांपल्स आप याद करिए। सॉलिड टू गैस फिनोमेना क्या था? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जैसे कि कपूर आपने देखा है, कपूर सॉलिड में होती है ना, और वो बिना पानी में चेंज होकर डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे। नेपथिलीन, नेपथिलीन हो गया, ठीक है? कैम्फर, आयोडीन, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सब्लिमेशन के। एक और होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे बहुत होते हैं लेकिन ये आपके यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है। और गैस टू सॉलिड ये तो मैंने अभी एक एक होता है, और सॉलिड CO2 जो अभी मैंने पढ़ाया है, ड्राई आइस का, ठीक है? ड्राई आइस का, ठीक है? तो सॉलिड CO2 का मैंने अभी बताया कि सॉलिड CO2 इतनी जल्दी गैस में चेंज हो जाता है कि अगर आप इसका थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करते हैं तो ये एकदम से गैस में बन जाता है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नहीं झेल पाता। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई, वेपोराइजेशन मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने आपको? वेपोराइजेशन। लेकिन एक प्रोसेस और होती है, एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होता है? देखिए, एवोपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? और जो वेपोराइजेशन है ये क्या है? वेपोराइजेशन क्या होता है, या बॉइलिंग क्या होता है? वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग है आपकी एक मैन मेड प्रोसेस जो हम खुद से कर रहे हैं। और एवोपोरेशन क्या है? जो डायरेक्टली नेचुरली हो रही है, ठीक है? तो एवोपोरेशन क्या होता है? एवोपोरेशन होता है आपका लिक्विड टू गैस में चेंज, लिक्विड टू वेपर में चेंज होना, ये तो आपको पता है, ठीक है? और बॉइलिंग भी आपका यही है, लिक्विड टू वेपर में चेंज होना। फिर ये दो वर्ड्स अलग अलग क्यों बनाए गए? इनके बीच में क्या अंतर है ये देख, किसके बीच में अंतर देख रहे हैं? एवोपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में हम अंतर देख रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, तो एवापोरेशन है, सबसे पहले ये नेचुरल प्रोसेस है और ये मैन मेड प्रोसेस है, ठीक है? एवापोरेशन में क्या होता है? जैसे कि एक यहाँ पे जैसे ये एक तालाब है, ठीक है? इसमें पानी है, ठीक है? और वहीं पे एक छोटा तालाब है जिसमें पानी है, ठीक है? तो आप बताइए एवापोरेशन किसमें ज्यादा होगा? एवापोरेशन इसमें ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इट मीन्स ये ज्यादा एवोपोरेट होगा पानी ऊपर, ठीक है? लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है? ये कंटेनर है, इसमें बॉईल कर रहा है, तो ये पूरा पानी गर्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का तो पानी गर्म है लेकिन नीचे का पानी गर्म नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना या बल्क प्रोसेस होती है। बल्क फिनोमेना मतलब कि, बल्क फिनोमेना मतलब कि जो पूरे में होता है, होल, पूरे के पूरे पार्टिकल्स में एक साथ होता है। लेकिन एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फेनोमेना मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे पाई जाएगी, ठीक है? जैसे कि ये आपकी एक नदी है, ठीक है? तो हो सकता है कि जो सरफेस है उसका पानी सिर्फ गर्म मिले आपको, उसका पानी गर्म मिले, नीचे का पानी क्या हो? नीचे का पानी आपका कोल्ड होगा, ठीक है? लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता है। बॉइलिंग में क्या होता है? पूरा पानी पहले गर्म होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट्स टू वेपोराइज होता है, ठीक है? तो एवापोरेशन और बॉइलिंग में आपका ये अंतर है। एवापोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मीन्स क्या क्या चीजें हम बदलें जो एवापोरेशन आप पे इंक्रीज हो जाए? तो एवापोरेशन टोटली आपकी 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्या है?
पहला मैंने बताया सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? सरफेस एरिया पे। मीन्स अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो आपका एवोपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारे इन्वायरमेंट का उतना ज्यादा एवोपोरेशन होगा। ठीक है। थर्ड आपका उसी तरीके से विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है? अब आप ये बताइए। विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एवोपोरेशन होगा। जैसे कि कभी कभी कपड़े आप धूप में नहीं सुखाते हैं, कभी कभी कपड़े आप धूप में नहीं सुखाते, हवा में डाल देते हैं, हवा में डाल देते हैं ना। तो हवा में डालने से क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं और मूव करने के साथ साथ पार्टिकल्स जो है ना बाहर गिर जाते हैं। ठीक है। जो वाटर पार्टिकल्स है वो बाहर चले जाते हैं कपड़ों से, तो ये भी एक एवोपोरेशन का ही फिनोमेना है। ठीक है। क्लॉथ्स को जो हम लोग क्या करते हैं, हैंग करते हैं इन विंड। ठीक है। हवा में या फिर इन सन, सन में करेंगे तो फिर तो एवोपोरेशन टेम्परेचर की वजह से होगा। लेकिन अगर विंड की वजह से आपके कपड़े सूखते हैं तो एवोपोरेशन आपका विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। चौथा और लास्ट है आपका ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि कितना वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके बादल हैं और इसमें कितना वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखिए जैसे जितना ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे उतना कम एवोपोरेशन होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, इन बादलों को सेचुरेट होने के लिए, सेचुरेट मतलब एकदम सेटिस्फाई होने के लिए, इन बादलों में क्या होना चाहिए, इन बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी फिल होनी चाहिए। फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है। ठीक है। तो देखिए इनमें जितना कम वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी उतना ज्यादा ये और डिमांड करेंगे कि इनमें पानी आए। ठीक है। और इनमें जितना ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी उतना ये डिमांड करेंगे कि कम आए। ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर ज्यादा है तो ये कम लेंगे। ठीक है। ये कम आपका वाटर और लेंगे, मीन्स कम एवापोरेशन होगा ना। कब इवेपोरेशन होगा? अगर ह्यूमिडिटी आपका क्या है, ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी आपको अगर आपका ज्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर आपका ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाता है। ठीक है। तो सिर्फ ये जो ह्यूमिडिटी है ये एक ऐसा फैक्टर है जो उल्टा होता है। ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, विंड स्पीड बढ़ाई तो इवेपोरेशन बढ़ गया। ठीक है। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या करनी पड़ती है, आपको कम करनी पड़ती है। ह्यूमिडिटी जब आप कम करेंगे तो आपका इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी से ये इस तरीके से आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो एवोपोरेशन है वो आपका एक सरफेस फेनोमेना है और जो आपका बॉइलिंग है वो पूरी की पूरी बल्क फेनोमेना है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैटर एंड इट्स स्टेट में मैंने इतना कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे कि आगे हमें और क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है। तब तक के लिए टेक केयर।